एपिसोड 251 से 255। दरारें। एक मिड ग्रेड प्रेशियस आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड। यश, जो अभी अभी अपनी जगह से खड़ा हुआ था ताकि वह उन क्रिम्सन रेमनेंट स्वॉर्ड्स को सुपरवाइजर को सौंप सके, उसकी सांसें एकदम से अटक गईं। उसका चेहरा तुरंत हैरानी और झटके से भर गया। यश बहुत अच्छी तरह से जानता था कि एक मिड ग्रेड प्रेशियस आर्टिफैक्ट कितना ताकतवर और कीमती होता है। बाकी सब कुछ एक तरफ छोड़ दें, बस यश के हाथ में मौजूद मिड ग्रेड प्रेशियस आर्टिफैक्ट ग्रीन विंग डिवाइन बो को ही देख लें। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म से नीचे का कोई भी साधारण मार्शल आर्टिस्ट अगर इस बो का इस्तेमाल करे और एक निश्चित दूरी बनाए रखे तो वह लगभग अजेय हो सकता था। अगर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के किसी मार्शल आर्टिस्ट के पास ग्रीन विंग डिवाइन बो हो तो अपने से ऊंचे रेल्म वालों को चुनौती देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा मिड ग्रेड प्रेशियस आर्टिफैक्ट बेहद दुर्लभ थे, कम से कम ब्लैक ड्रैगन डोमेन के अंदर तो बिल्कुल। यहाँ तक कि स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के 8 ट्रू डिसाइपल्स में से 2 को अभी तक धन के लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट भी नहीं मिल पाए थे। मिड ग्रेड प्रेशियस आर्टिफैक्ट की तो बात ही छोड़ दो। सोल सी रेल्म सेक्ट एल्डर्स की बात करें तो यश को दूसरों का नहीं पता था, लेकिन स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट और क्लियर वाटर सेक्ट के आधे से ज़्यादा सेक्ट एल्डर्स अभी भी लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स का ही इस्तेमाल करते थे। ये साफ तौर पर कहा जा सकता था कि सोल सी रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट भी एक मिड ग्रेड प्रेशियस आर्टिफैक्ट पाने के लिए तरसते थे। और यह एक मुख्यधारा का हथियार था, एक मिड ग्रेड प्रेशियस आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड। मैं इससे बाद में निपट लूंगा। यश ने लापरवाही से सुपरवाइजर को वापस भेज दिया और अपनी कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। पूरा ऑक्शन हॉल पहले से ही शोर शराबे में डूबा हुआ था। सभी लोग अचानक से इस मिड ग्रेड प्रेशियस स्वॉर्ड के सामने आने पर पूरी तरह दंग थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऑक्शन के लिए कोई मिड ग्रेड प्रेशियस आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड थी तो हेवनली ट्रेजर ऑक्शन हाउस दर्जनों सोल सी रेल्म एक्सपर्ट्स को जरूर बुलाता। इसके बिना इस स्वॉर्ड की अच्छी कीमत कैसे मिल सकती है? मायरियाद स्टार टावर की मास्टर कामिनी देवी उलझन में दिख रही थी। उन्हें ये स्थिति बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। आज के ऑक्शन में शायद ही कोई सोल सी रेल्म एक्सपर्ट मौजूद था। ये बात किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं लग रही थी। सब लोग शांत हो जाएं, शांत। ऑक्शनर ने 1 दर्जन से भी ज़्यादा बार अपना हथौड़ा पीटा, तब जाकर पूरा हॉल आखिरकार शांत हुआ। कृपया मुझे इस प्रोफाउंड सन स्वॉर्ड यानी मिड ग्रेड प्रेशियस आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड का परिचय पूरा करने दें। ये प्रोफाउंड सन स्वॉर्ड मुख्य रूप से प्रोफाउंड सन स्टोन और 21 दुर्लभ सामग्रियों से बनाई गई है। एक आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग मास्टर ने इस पर बड़ी बारीकी से रून्स भी उकेरे हैं। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट इसका इस्तेमाल करता है तो ये स्वॉर्ड स्पिरिचुअल क्यूई को 40% तक बढ़ा सकती है। स्पिरिचुअल क्यूई को 40% तक बढ़ाने के साथ साथ कोई भी व्यक्ति इस स्वॉर्ड की अंदरूनी ताकत को जगाकर बेहद तेज प्रोफाउंड सन स्वॉर्ड ऑरा भी निकाल सकता है। ये ऑरा इतनी खतरनाक है कि अगर कोई स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट गलती से इसकी चपेट में आ जाए तो वह या तो मारा जाएगा या गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। हे भगवान, इसका मतलब साधारण स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट भी इसका सामना नहीं कर सकते। ये स्वॉर्ड तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है ना? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई स्पिरिट गाइडिंग रेल्म का मार्शल आर्टिस्ट इस स्वॉर्ड को चलाए तो वह स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के दिग्गजों से भी मुकाबला कर सकता है? नहीं, ये स्वॉर्ड कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है और ऐसा लगता है कि थ्री ओरिजिन सिटी के सोल सी रेल्म के ग्रेट मास्टर्स अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। क्या शानदार मौका है, बिल्कुल एक बेहतरीन अवसर। आज चाहे मुझे दिवालिया ही क्यों ना होना पड़े, लेकिन मैं इस स्वॉर्ड के लिए बोली जरूर लगाऊंगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या हेवनली ट्रेजर ऑक्शन हाउस प्रॉपर्टी के कागजात स्वीकार करता है। एक पल के लिए पूरे ऑक्शन हॉल में फिर से हंगामा मच गया। स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट उत्साहित थे और स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म वाले तो और भी ज़्यादा उतावले हो रहे थे। खटाक खटाक खटाक, अचानक ऑक्शनर के माथे से पसीना छलकने लगा। सब लोग शांत हो जाएं, कृपया शांत। मैंने अभी जो बताया है वह इस स्वॉर्ड की सामान्य ताकत है। सामान्य, इस एक शब्द ने यश की भौहें सिकोड़ दी और पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। हर किसी ने ऑक्शनर की अनकही बात का इशारा पकड़ लिया था। आज का हमारा मुख्य खजाना, ये प्रोफाउंड सन स्वॉर्ड, इसमें एक छोटी सी खामी है। इस बार स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के एक गार्ड जनरल ने उस पत्थर के संदूक को थोड़ा तिरछा करके पकड़ा ताकि हर कोई उसे साफ साफ देख सके। कृपया सब लोग यहाँ देखें। इस स्वॉर्ड पर 6 बहुत ही हल्की दरारें हैं और बीच वाली दरार तो काफ़ी साफ दिखाई दे रही है। सचमुच, यश ने अपनी आंखें सिकोड़कर देखा तो उसे ऑक्शनर की बताई हुई दरारें नजर आ गईं। कामिनी देवी के चेहरे की उलझन भी इन दरारों को देखते ही गायब हो गई। तो ये बात है, हमारा हेवनली ट्रेजर ऑक्शन हाउस हमेशा ईमानदारी और निष्पक्षता से व्यापार करता है। ये स्वॉर्ड असल में एक सोल सी रेल्म एक्सपर्ट की निजी तलवार थी। यह एक लड़ाई के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी और उन्होंने इसे खास तौर पर ऑक्शन के लिए हमें सौंपा है। इन दरारों के कारण इस मिड ग्रेड प्रेशियस आर्टिफैक्ट की क्वालिटी में कुछ बदलाव आ गए हैं।
स्पिरिचुअल क्यूई को 40% तक बढ़ाने की इसकी खूबी वैसी ही है, लेकिन दरारों की वजह से इसके अंदर मौजूद प्रोफाउंड सन स्पिरिचुअल क्यूई बिखर गई है, जिस कारण अब यह अपनी खास ऑरा पैदा नहीं कर सकती। यश की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। खास ऑरा का पैदा न होना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, इससे स्वॉर्ड की कीमत पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं दिख रहा था। इसके अलावा दरारों की वजह से स्वॉर्ड की मजबूती भी काफ़ी कम हो गई है। हमारे ऑक्शन हाउस ने खास तौर पर कुछ एक्सपर्ट्स को इसकी जांच के लिए बुलाया था और हमारे पास इसके नतीजे हैं। ये स्वॉर्ड सिर्फ सोल्सी रेल्म से नीचे के स्पिरिचुअल क्यूई के झटके ही सह सकती है। अगर इसमें सोल्सी रेल्म के स्तर की ताकत डाली गई तो ये स्वॉर्ड तुरंत टुकड़ों में बिखर जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल सिर्फ स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म या स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। अब बात समझ में आए, वरना अगर यह एक सही सलामत मिड ग्रेड प्रेशियस आर्टिफैक्ट होता तो वे लोग उन सोल्सी रेल्म वालों को क्यों नहीं बुलाते। कामिनी देवी हल्की सी हंसी, लेकिन यश की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। भले ही सोल्सी रेल्म एक्सपर्ट्स इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन वह यश तो कर ही सकता था। यंग हीरो जतिन, कहीं आप भी इस स्वॉर्ड के लिए बोली लगाने की तो नहीं सोच रहे हैं? दूसरों के हाव भाव पढ़ने में माहिर कामिनी देवी ने यश का इरादा भांपते हुए हैरानी से पूछा। मैं कोशिश करना चाहता हूँ। कामिनी देवी का चेहरा बदल गया और अचानक खुशी से खिल उठा। ये तो अच्छी खबर है। अगर यंग हीरो जतिन को कुछ समय के लिए पैसों की कमी पड़े तो बस एक बार कह दीजिएगा। यह अजीब होता अगर कामिनी देवी यश को अपना एहसानमंद बनाने के इस मौके पर खुश न होती। जब तक यश उनसे मांगता, कामिनी देवी के पास उसे अपने मायरियाद स्टार टावर में शामिल करने के ढेरों बहाने होते। सौंपने वाले के निर्देशानुसार इस स्वॉर्ड की नीलामी लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स में की जाएगी। जिनके पास पर्याप्त क्रिस्टल्स नहीं हैं, वे हमारे संस्थान में सोना या अन्य खजाने देकर उन्हें बदल सकते हैं। ऑक्शनर ने इस मौके पर अपने ऑक्शन हाउस का प्रचार करना नहीं छोड़ा। इस मिड ग्रेड प्रेशियस आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड की शुरुआती बोली 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स है। कोई भी अगली बोली 1,000 क्रिस्टल से कम नहीं होनी चाहिए। नीलामी अब शुरू होती है। 11,000 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स। मैं 13,000 की बोली लगाता हूँ। 14,000, 30,000। इन दो छोटे और दमदार शब्दों ने हॉल में बैठे उन कई मार्शल आर्टिस्ट्स के सपनों को पल भर में चकनाचूर कर दिया, जो इसे पाकर दुनिया पर राज करने का ख्वाब देख रहे थे। भले ही कोई सस्ते में सौदा कर रहा हो, लेकिन उसके लिए भी एक स्तर की हैसियत होनी चाहिए। सच में, बहुत से लोगों को लगा था कि इस दरार वाली स्वॉर्ड का मिलना उनके लिए किसी बड़े चमत्कार या लॉटरी से कम नहीं है। 35,000 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स। 40,000, 45,000। पागलों की तरह बोली लगाने वाली ये दोनों आवाज़ें दूसरी मंजिल के वीआईपी कमरों से आ रही थीं, लेकिन इनमें से कोई भी आवाज़ यश की नहीं थी। न तो वह दमदार 30,000 वाली आवाज़ और न ही दूसरी आवाज़ यश की थी। इस वक्त हमारे बगल वाले कमरे और कोने वाले वीआईपी कमरे का व्यक्ति बोली लगा रहा है। हमारे बगल वाले कमरे में स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का एक एक्सटर्नल एल्डर है। और जहां तक उस कोने वाले कमरे की बात है, इतना कहते ही कामिनी देवी के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। वह इंसान थोड़ा मुसीबत वाला है। यंग हीरो जतिन, अगर आखिरी बोली लगाने वाला वह खौफनाक आवाज़ वाला इंसान है जो कोने में बैठा है, तो मेरी सलाह है कि आप पीछे हट जाएं। पीछे हट जाऊं? क्यों? वह एक मुसीबत है। वह बूढ़ा इंसान, भैरवनाथ, बहुत बड़ी मुसीबत है। भैरवनाथ? मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना। यश ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। टावर मास्टर कामिनी, क्या मुझे ऐसा मौका दोबारा मिल सकता है? अगर सामान्य हालात होते और सोल्सी रेल में एक्सपर्ट्स इसमें हिस्सा ले रहे होते तो मैं उनका मुकाबला कैसे कर पाता, लेकिन उनके सामने भी शायद आप जीत ना पाएं। कामिनी देवी खुद पर हंसते हुए बोलीं। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। कामिनी देवी की वह हंसी इसलिए थी क्योंकि उन्हें अचानक एक बात समझ आई। वह यश के लिए चिंता कर रही थी, लेकिन क्या सच में यश के पास बोली लगाने की हैसियत भी थी? यश ने पहले ही क्रिम्सन स्वॉर्ड्स के लिए 70 लाख सोने के सिक्कों का भुगतान कर दिया था। अगर इसे लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स में बदला जाए तो ये लगभग 50 से 60,000 के बराबर होगा। यश जैसे स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट के पास इतनी दौलत होना ही किसी बड़े अजूबे से कम नहीं था। कामिनी देवी को लगा कि अगर यश के पास इससे भी 20-30 हज़ार क्रिस्टल्स ज़्यादा हुए, तब भी उसकी उम्र और कल्टीवेशन को देखते हुए ये नामुमकिन सा लग रहा था। अब तो स्वॉर्ड की कीमत पहले ही 60,000 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स तक पहुंच चुकी थी। यश के पास मुकाबला करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, जब तक कि वह उनसे उधार न ले। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगर यश इसमें हिस्सा लेता तो उसे जितने उधार की जरूरत पड़ती, वह रकम होश उड़ा देने वाली होती। भले ही वह मायरियाद स्टार टावर की मास्टर थी और यश की काबिलियत की कद्र करती थी, फिर भी वह इतनी आसानी से इतनी बड़ी रकम उधार देने का जोखिम नहीं ले सकती थी। कामिनी देवी का अंदाजा बिल्कुल सही था। यश के पास ज़्यादा क्रिस्टल्स नहीं बचे थे, बस कामिनी के अंदाजे से कुछ हज़ार ज़्यादा। कुल मिलाकर उसके पास केवल 36,000 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स ही थे।
हालांकि यश के पास खजानों की कोई कमी नहीं थी। कुछ और नहीं तो उसने डेमन सोल बैटलफील्ड में लगभग 1 दर्जन लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स और दर्जनों स्टोरेज रिंग्स हासिल की थी, जो फिलहाल उसके पास बस धूल ही फांक रही थीं। 65,000 कोने वाले वीआईपी कमरे से तिकोनी आंखों वाले उस खौफनाक बूढ़े इंसान भैरवनाथ ने फिर से बोली लगाई। उसकी नज़रें मंच पर रखी स्वॉर्ड पर टिकी थीं, जिनमें एक पागलपन भरी चाहत साफ झलक रही थी। इस स्वॉर्ड के साथ इस बूढ़े की सालों की घुटन भरी जिंदगी आखिरकार खत्म हो सकती है। जैसे ही 65,000 की कीमत गूंजी, यश के बगल वाले कमरे में बैठा बैंगनी रंग के कपड़ों वाला वह बूढ़ा इंसान थोड़ा निराश सा दिखा। वह स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का एक्सटर्नल एल्डर था। सोल सी रेल में ब्रेक थ्रू न कर पाने के कारण उसे एक्सटर्नल एल्डर बना दिया गया था और इस जन्म में उसका सोल सी रेल तक पहुंचना अब लगभग नामुमकिन था। एक तलवारबाज होने के नाते इस मिड ग्रेड प्रेशियस आर्टिफैक्ट को देखकर उसके मन में भी लालच जाग गया था, लेकिन अब वह झिझक रहा था। ब्रेक थ्रू की कोई उम्मीद न होने पर वह अपनी सारी दौलत सिर्फ एक हथियार पर लुटाने को सही नहीं ठहरा पा रहा था। 67,000 दांत पीसते हुए उस बैंगनी कपड़ों वाले एल्डर ने एक आखिरी बार बोली लगाए। उसने तय कर लिया था कि इसके बाद भी अगर वह नहीं जीत पाया तो वह पीछे हट जाएगा। इस घटती हुई बोली को सुनकर भैरवनाथ के खौफनाक चेहरे पर एक दुर्लभ सी मुस्कान आ गई, हालांकि वह मुस्कान उसके गुस्से से भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। क्या और ऊपर नहीं जा सकते? 70,000 भैरवनाथ की ठंडी और दमदार आवाज सुनकर बगल वाले कमरे के उस एल्डर ने एक हल्की सी आह भरी और हार मान ली। 70,000 की इस बोली ने हॉल में मौजूद स्पिरिट गाइडिंग और स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। भले ही कामिनी देवी की तरह एक दो सोल सी रेल्म एक्सपर्ट वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ये स्वॉर्ड सोल सी रेल्म एक्सपर्ट्स के किसी काम की नहीं थी, भला वे इसके लिए बोली क्यों लगाते? 70,000 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स पहली बार। क्या कोई और बोली है? कोई और? 70,000 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स दूसरी बार। क्या कोई? मास्टर, ये स्वॉर्ड अब आपकी हुई। कोने वाले वीआईपी कमरे में महंगे कपड़े पहने उस युवक ने हाथ जोड़कर भैरवनाथ को बधाई दी। भले ही भैरवनाथ के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, लेकिन उसकी जलती हुई नज़रें उसके मन की असली हालत बयां कर रही थीं। मैं 75,000 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स की बोली लगाता हूँ। अचानक यश की आवाज़ गूंज उठी। 75,000 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स। यश की आवाज़ ज़्यादा तेज नहीं थी, लेकिन इसने तुरंत कोने वाले कमरे में बैठे भैरवनाथ की भौहें तान दीं। उसकी तिकोनी आंखें फैल गईं और चेहरे पर ऐसा भयानक भाव आया कि उसका शिष्य चंदन भी सहम कर चुप हो गया। ये फिर से वही हरामी है। भैरवनाथ को यश की आवाज़ अच्छी तरह याद थी। 80,000 85,000 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स। 90,000 95,000 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स। कुछ ही पलों में उस स्वॉर्ड की बोली एक हैरान कर देने वाले स्तर तक पहुंच गई और ऑक्शनर के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। हालांकि यश के 95,000 बोलने के बाद बोली का सिलसिला अचानक से कुछ देर के लिए रुक गया। यश की बोली इतनी अचानक थी कि कुछ ही पलों में कामिनी देवी का चेहरा पूरी तरह से अचंभित हो गया। उन्होंने सोचा था कि यश हार मान चुका है, लेकिन उसने अचानक 95,000 की इतनी भारी कीमत बोल दी थी। ये याद करते हुए कि यश ने पहले ही क्रिम्सन स्वॉर्ड्स के लिए 70 लाख सोने के सिक्के खर्च कर दिए थे, कामिनी देवी का चेहरा एकदम फड़क उठा। यश की दौलत का मुकाबला शायद कुछ सोल सी रेल एक्सपर्ट भी नहीं कर सकते थे, है ना? लड़ाई में दमदार, युवा, उच्च कल्टीवेशन और बेहिसाब दौलत, ऐसा इंसान कोई गुमनाम शख्स कैसे हो सकता है? कामिनी देवी सवालों से घिर गई थीं और उनके दिमाग में यश की छवि के इर्द गिर्द अनगिनत सवालिया निशान खड़े हो गए थे। चंदन, तुम कितने निकाल सकते हो? वीआईपी कमरे में भैरवनाथ ने दांत पीसते हुए अपने शिष्य से पूछा। उसकी नज़रें अभी भी उस स्वॉर्ड पर टिकी थीं, जैसे उनमें से आग बरस रही हो। मास्टर, मेरे पास 30 लाख से ज़्यादा सोने के सिक्के हैं, मैं शायद 30,000 क्रिस्टल्स का इंतजाम कर सकता हूँ। बढ़िया, 1,10,000। गुस्से को दबाते हुए लगाई गई यह बोली पूरे ऑक्शन हाउस में गूंज उठी। इसे सुनकर ऑक्शनर के हाथ खुशी से कांपने लगे। 1,10,000 पहली बार। 1,10,000 दूसरी बार। क्या कोई और बोली है? वीआईपी कमरे में यश एक पल के लिए झिझका और तुरंत बोली नहीं बढ़ाई। ऐसा नहीं था कि यश हार मानना चाहता था, बल्कि वह अपनी दौलत का हिसाब लगा रहा था। नीलामी इस हद तक पहुंच चुकी थी और यश भी अपनी सीमा के करीब था। ऊपर से सामने वाले की आवाज में एक हताश करने वाला गुस्सा साफ झलक रहा था। यश ने अंदाजा लगाया कि भैरवनाथ भी शायद अब खाली हो चुका है। इस वक्त दोनों ही हर हाल में जीतना चाहते थे, इसलिए ताकत दिखाकर मनोवैज्ञानिक खेल खेलने का कोई फायदा नहीं था। अब तो एक भी क्रिस्टल बचाना फायदे का सौदा था। 1,11,000। यश ने सिर्फ 1,000 बढ़ाया, लेकिन इसने वीआईपी कमरे में बैठे भैरवनाथ के चेहरे को और भी भयानक बना दिया। हरामी, मैं इस कीड़े के टुकड़े टुकड़े करके ही दम लूंगा। चंदन, ऑक्शन के बाद अपने आदमियों को इस छोकरे के पीछे लगा देना। आज मुझे जो नुकसान हुआ है, मैं उसकी कुछ भरपाई इसी से करूंगा।
जी मास्टर, आपका ये शिष्य भी इस कीड़े से सख्त नफरत करता है और यह पक्का करेगा कि यह मारा जाए। हम 1,20,000। थोड़ी देर रुकने के बाद भैरवनाथ ने फिर से बोली बढ़ा दी। यह उसकी पूरी जमा पूंजी थी, जिसमें उसके शिष्य से उधार लिए गए 30 लाख सोने के सिक्के भी शामिल थे। 1,21,000। जैसे ही यश की आवाज आई, भैरवनाथ का चेहरा एकदम बदसूरत हो गया और उसकी आंखें जोर से फड़कने लगीं। मास्टर, क्या यह हरामी हमारे लिए कोई जाल तो नहीं बिछा रहा, ताकि हम खाली बोली लगाते रहें? चंदन ने शक जताते हुए पूछा। उसकी इतनी हिम्मत नहीं। हेवनली ट्रेजर ऑक्शन हाउस में खोखली बोली लगाने की जुर्रत कौन करेगा? तुम और कितना इकट्ठा कर सकते हो? भैरवनाथ की नज़र फिर से अपने शिष्य पर टिक गई। मेरी कल्टीवेशन के लिए मेरे पास अभी भी 1 या 2,000 क्रिस्टल्स बचे हैं। 1,25,000। भैरवनाथ ने आखिरी दांव चला। 1,26,000। यश की आवाज़ तुरंत पीछे पीछे आई, जिससे भैरवनाथ का चेहरा एकदम जमसा गया और उसमें एक गहरी निराशा छा गई। इस आसान सी दिखने वाली बोली के धोखे में मत आना। उसने अपनी पूरी दौलत, यहाँ तक कि अपनी निजी तलवार का भी हिसाब लगाकर यह आखिरी बोली लगाई थी। 25,000 की उस बोली में भी थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोला गया था, लेकिन यश की उस 1,000 की बढ़त ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसका शरीर, जो चिंता के मारे अकड़ा हुआ था, तुरंत कुर्सी पर निढाल हो गया। भैरवनाथ के चेहरे पर एक ऐसी भयानक निराशा थी जिसे देखना उसके शिष्य चंदन के लिए भी मुश्किल हो रहा था। मास्टर, ग्रेट रिवर गैंग के लीडर के नाम पर हम ऑक्शन हाउस से 10,000 उधार ले सकते हैं। क्या मैं कोशिश करूं? लीडर तुम्हारे पिता हैं, तुम नहीं। मास्टर, क्या हम ऐसे ही हार मान लेंगे? आपने इस मौके के लिए 10 साल से ज़्यादा इंतजार किया है। बिल्कुल नहीं। भैरवनाथ की आंखों में एक खौफनाक चमक कौंध गई। मैं अब दोबारा चूहों जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। तो मास्टर का क्या मतलब है? उस छोकरे को अभी के लिए ये स्वॉर्ड ले लेने दो। ये सुनते ही चंदन का चेहरा खुशी से खिल उठा। आपका ये शिष्य इसी बात का इंतजार कर रहा था। बस मुझे यह नहीं पता कि उस छोकरे की कल्टीवेशन क्या है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो फिर तुम यहाँ के एक लोकल गुंडे होकर क्या कर रहे हो? 1,26,000 पहली बार। 1,26,000 दूसरी बार। धमाका। हथौड़े की वह चोट यह ऐलान कर रही थी कि प्रोफाउंड सन स्वॉर्ड अब यश की हो चुकी है, और इसी के साथ यह छोटी सी नीलामी भी खत्म हो गई। ऑक्शन तो खत्म हो गया था, लेकिन यश का काम अभी बाकी था। इस बार यश के कमरे में एक अधेड़ उम्र का मैनेजर आया। वह ऑक्शन हाउस का कोई बड़ा अधिकारी लग रहा था। यंग हीरो जतिन, सारा खजाना तैयार है। क्या हम अब नीचे चलकर लेन देन पूरा करें? उस मैनेजर का लहजा बेहद सम्मानजनक था। 70 लाख सोने के सिक्के और 1,26,000 क्रिस्टल्स का खर्च उठाना किसी बहुत बड़े रईस के ही बस की बात थी, इसलिए उसका इतना सतर्क होना लाजिमी था। इस वक्त कामिनी देवी भी यश को बड़ी उम्मीद से देख रही थी कि शायद वह उनसे कुछ कहेगा। लेकिन यश बिना कुछ बोले उस मैनेजर के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गया, जिससे कामिनी देवी एक बार फिर से पूरी तरह अवाक रह गईं। यंग हीरो जतिन, क्या इस दासी को आपकी कोई मदद करनी चाहिए? आखिरकार कामिनी देवी अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाईं और पूछ ही लिया। शायद, लगभग, लेकिन मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। कृपया टावर मास्टर कामिनी, कुछ देर यहीं इंतजार करें, शायद मुझे सच में आपकी मदद की जरूरत पड़े। हे भगवान, क्या इस लड़के ने किसी सेक्ट को लूटा है या ग्वान किंगडम का खजाना उड़ाया है? कामिनी देवी का चेहरा हैरानी से भरा था। भले ही यश ने कहा कि उसे मदद की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन शायद शब्द का मतलब था कि उसकी कमी कोई बहुत बड़ी नहीं होने वाली थी। इतनी छोटी उम्र में इतनी बेहिसाब दौलत होना कामिनी देवी को सच में हैरान कर रहा था। दूसरों की तो छोड़िए, वह खुद भी इतनी रकम एक साथ नहीं निकाल सकती थी। कृपया इस तरफ। जैसे ही यश कमरे से बाहर आया, उसे अचानक अपने गाल पर एक दर्द सा महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो कोने में चोगा पहने एक बूढ़ा खड़ा था, जिसकी तिकोनी आंखें उसे ऐसे घूर रही थीं मानो उसे वहीं मार डालना चाहती हों। यश का दिल धड़क उठा। ये वही मुसीबत वाला भैरवनाथ होना चाहिए जिसके बारे में कामिनी देवी ने चेतावनी दी थी। तभी भैरवनाथ की तिकोनी आंखें अचानक से सिकुड़ गईं। हिस। वॉर्ड रेल्म से चुपचाप एक तलवार की चमक उठी, जो बिजली की तेजी से यश की तरफ आए। बूम। यश की स्पिरिचुअल ताकत तुरंत भड़क उठी और उसके चारों ओर बॉडी प्रोटेक्शन ऑरा की कई परतें बन गईं। तुम्हारी इतनी हिम्मत! हेवनली ट्रेजर ऑक्शन हाउस के अंदर हमला करने की जुर्रत किसने की? जैसे ही तलवार की वह रोशनी दिखी, ऑक्शन हाउस में अचानक 3 खौफनाक ऑरा जाग उठी, जिनमें से एक तो किसी सोल्सी रेल्म एक्सपर्ट के खास दबाव से भरी हुई थी। हे, मैंने कोई हमला नहीं किया, बस एक मजाक था, हे। भैरवनाथ की कर्कश आवाज में एक खौफनाक हंसी गूंजी। यश की तरफ जो तलवार की चमक आई थी, वह बस कुछ मीटर दूर आकर बिना कोई आवाज किए गायब हो गई। यश ने भौहें सिकुड़ी और उस मैनेजर के पीछे पीछे ऑक्शन हाउस के एक अंदरूनी वीआईपी कमरे की तरफ बढ़ गया। यश के वहां से जाते ही वह अमीर युवक चंदन बड़ी इज्जत के साथ भैरवनाथ के पास आ गया। पता नहीं वह कौन था,
पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म का एक छोकरा इस बूढ़े से पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। वह सच में नहीं जानता कि मौत कैसे लिखी जाती है। भैरवनाथ के चेहरे पर एक ठंडी और खौफनाक मुस्कान थी। चंदन, उसकी हर हरकत पर नजर रखना। जैसे ही वह थरी ओरिजिन सिटी के 300 मील के दायरे से बाहर निकलेगा, यह मास्टर उसे खुद देखेगा। इतना कहते ही भैरवनाथ का चेहरा और भी जहरीला हो गया। चूंकि मुझे स्वॉर्ड नहीं मिली, इसलिए मैं अभी भी इस शहर में खुलकर सामने नहीं आ सकता। मास्टर, वह सिर्फ पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म का ही तो है। क्यों ना आपका ये शिष्य ही पहले सारा इंतजाम कर ले। मैं भी उसके पास मौजूद उन क्रिम्सन स्वॉर्ड्स के लिए काफ़ी बेकरार हूँ। ठीक है यंग हीरो जतिन, हिसाब पूरा हो गया है। सिल्वर नोट्स में 2,40,00,000, गोल्ड नोट्स में 71 लाख और 36,000 लो ग्रेट स्पिरिट क्रिस्टल्स। क्रिम्सन स्वॉर्ड्स के 70 लाख सोने के सिक्के काटने के बाद बचे हुए सोने चांदी को क्रिस्टल्स में बदलने पर कुल 57,000 लो ग्रेट स्पिरिट क्रिस्टल्स बनते हैं। यंग हीरो जतिन को अभी भी 69,000 की कमी पड़ रही है। क्या आप? मैनेजर की आंखों में थोड़ी चिंता थी। ये कमी बहुत बड़ी थी। अगर यश कामिनी देवी के साथ ना आया होता तो मैनेजर ने अब तक गार्ड्स को बुला लिया होता। मेरे पास कुछ सामान है, कृपया उनकी कीमत लगाएं। ठीक है, हमारे पास पेशेवर मूल्यांकन करता है। कीमत बिल्कुल बाजार के हिसाब से तय होगी और हम किसी भी तरह का गलत फायदा नहीं उठाएंगे। भले ही यश ने कहा था कि वह सामान से भुगतान करेगा, लेकिन मैनेजर अभी भी घबराया हुआ था। इतनी बड़ी कमी भला कुछ मामूली चीज़ों से कैसे पूरी हो सकती थी। खटाक, एक के बाद एक खनखनाहट की आवाज़ ने वहां आए मूल्यांकनकर्ता को भी चौंका दिया और मैनेजर को भी सन्न कर दिया। लेकिन शुरुआती झटके के बाद मैनेजर को अपने सिर से पैर तक एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। 30 से ज़्यादा स्टोरेज ब्रेसलेट्स और रिंग्स, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा करने के लिए न जाने कितने मार्शल आर्टिस्ट्स को मारा गया होगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने कुछ स्टोरेज रिंग्स पर स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का खास निशान भी देख लिया था। मतलब, उसके सामने खड़ा ये जवान खूनी दरिंदा स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के कई डिसाइपल्स को भी मौत के घाट उतार चुका था, और वो भी अच्छी खासी तादाद में। 29 लो ग्रेड स्टोरेज ब्रेसलेट्स, बाजार भाव 29 लाख चांदी के सिक्के। 6 मीडियम ग्रेड ट्रेजर रिंग्स, बाजार भाव 18 लाख सोने के सिक्के। अभी भी कम है। खटाक, यश ने 13 अलग अलग लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स मेज पर रख दिए, जिनमें वह लॉन्ग विंड स्वॉर्ड भी शामिल थी जिसका वह खुद इस्तेमाल करता था। 13 लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स, जिनमें 7 लो ग्रेड ट्रेजर स्वॉर्ड्स शामिल हैं। इनकी कीमत ज़्यादा है, बाजार भाव लगभग 15,80,000 सोने के सिक्के। अभी भी कम है। मैनेजर की आंखों की हैरानी और भी गहरी हो गई और मूल्यांकनकर्ता की आवाज़ में भी अब साफ घबराहट झलक रही थी। ये चीज़ें, जो साफ तौर पर दूसरे मार्शल आर्टिस्ट्स की थीं, उन्हें किसी खौफनाक सच का एहसास करा रही थीं। उस डर के बीच मैनेजर की आंखों में अब एक सतर्कता भी आ गई थी। उसे लगने लगा था कि उसके सामने खड़ा यश अब सच में खाली हो चुका है। अपनी कुछ बची हुई मेडिसिनल पिल्स निकालने के बाद यश की भौहें जोर से तन गईं। अभी भी कम है। क्या उसे सच में कामिनी देवी से उधार मांगना पड़ेगा? अगर ऐसा हुआ तो यह एहसान बहुत भारी पड़ेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद यश ने अचानक मन बना लिया। उसके हाथ पर एक रोशनी चमकी और उसने एक जेड टेलिस्मैन बाहर निकालकर मेज पर पटक दिया। इससे तो काम पूरा हो जाना चाहिए, है ना? आखिरकार यश ने बाकी का सारा हिसाब एक जेड टेलिस्मैन से चुकता कर दिया, जिसमें स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म की सीक्रेट आर्ट आईसी बेलफुल क्यूई दर्ज थी। यश ने आईसी बेलफुल क्यूई को चुनने से पहले काफ़ी सोच विचार किया था। आईसी बेलफुल क्यूई की भयानक ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन भले ही यश ने इसे आसानी से कल्टीवेट कर लिया था, दूसरों के लिए इसे सीखना नामुमकिन के बराबर था। इस जेड टेलिस्मैन का होना इस बात की गारंटी नहीं था कि कोई इसे सीख ही लेगा। सबसे बड़ी बात, इसे कल्टीवेट करने के लिए आइस स्पिरिट क्रिस्टल्स की भारी ज़रूरत थी। यश ने ब्लैक वाटर रेलिक मैंशन के उस ठंडे तालाब से बड़ी आसानी से 100 से ज़्यादा आइस स्पिरिट क्रिस्टल्स निकाल लिए थे, लेकिन उसने सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ से इन क्रिस्टल्स के बारे में पूछा भी था। वे बेहद दुर्लभ थे। किसी भी खास गुण वाले स्पिरिट क्रिस्टल्स बहुत कीमती और मुश्किल से मिलते थे। मिस्टिक क्लाउड सेक्ट जैसे किसी टॉप टियर सेक्ट के पास भी मुश्किल से सिर्फ एक ही तरह के क्रिस्टल्स होंगे, और उनकी गिनती भी 100 से ज़्यादा नहीं होगी। वॉर सोल ब्लड बैनर को अपना मास्टर मानने के बाद यश ने सेक्ट को ये टेलिस्मैन तोहफे में दिया था, जिसे उसने अपना एक छोटा सा योगदान माना। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म की सीक्रेट आर्ट्स की बहुत मांग थी। सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ के मुताबिक सेक्ट के लगभग हर एल्डर ने इस आईसी बेलफुल क्यूई को देखा था, लेकिन आज तक कोई भी इसे कल्टीवेट नहीं कर पाया था, यहाँ तक कि खुद सेक्ट लीडर महेंद्रनाथ भी नहीं। वजह सिर्फ एक थी, आइस स्पिरिट क्रिस्टल्स की कमी। तभी यश को एहसास हुआ कि उस ब्लैक वाटर रेलिक मैंशन में मिले आइस स्पिरिट क्रिस्टल्स असल में कितने अनमोल थे। साथ ही यश इस बात पर भी उलझन में था कि जब हर्ष, जिसकी कल्टीवेशन उस वक्त उससे कहीं ज़्यादा थी, उस तालाब की ठंडक को सह नहीं पाया था, तो फिर उसे वह तालाब उतना ठंडा क्यों नहीं लगा था? उस ठंडे तालाब के पास बैठे उस रहस्यमयी बूढ़े कछुए का क्या राज था?
चूंकि ये क्रिस्टल्स बहुत अनमोल थे, इसलिए यश ने अपनी आइस स्पिरिट क्रिस्टल्स देने के बजाय ये सीक्रेट आर्ट का टेलिस्मैन देना सही समझा। एक तरह से देखा जाए तो बिना आइस स्पिरिट क्रिस्टल्स के यह आईसी बेलफुल क्यूई किसी बहुत बड़े धोखे या जाल से कम नहीं थी। बेशक ऑक्शन हाउस वाले भी बहुत चतुर थे। उन्होंने तुरंत आईसी बेलफुल क्यूई की सबसे बड़ी खामी आइस स्पिरिट क्रिस्टल्स की जरूरत को पकड़ लिया। अंततः ऑक्शन हाउस ने 70,000 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स की कीमत पर यश का ये टेलिस्मैन खरीद लिया। उनके मूल्यांकनकर्ता के अनुसार अगर वे इस आर्ट के साथ बेचने के लिए 3 से 5 आइस स्पिरिट क्रिस्टल्स भी ढूंढ लेते तो यह ऑक्शन में एक बहुत ही भारी कीमत में बिकती। लाखों लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स भी इसके लिए कम पड़ जाते। बदकिस्मती से वे क्रिस्टल्स बहुत दुर्लभ थे। उनके ऑक्शन हाउस जैसी जगह पर भी जहां दुनिया भर के खजाने आते थे, आज तक आइस स्पिरिट क्रिस्टल्स का कोई नामोनिशान नहीं था। ये यश की खुशकिस्मती थी कि उसने ये टेलिस्मैन बेच दिया। बिल चुकाने के अलावा उसे इससे 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट क्रिस्टल्स और 10 लाख से ज़्यादा सोने के सिक्के भी वापस मिल गए, वरना वह सच में सड़क पर आ जाता। खैर, भले ही वह सड़क पर आ जाता, लेकिन हाथ में प्रोफाउंड सन स्वॉर्ड का होना हर कीमत वसूल कर रहा था। यंग हीरो जतिन, अलविदा। आप निश्चिंत रहें यंग हीरो जतिन, हमारा संस्थान सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए काम करता है, किसी और चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं। भविष्य में भी हमारे यहाँ पधारते रहिएगा। ऑक्शन हाउस के दरवाजे पर खड़े उस मैनेजर ने बड़ी इज्जत से ये शब्द धीमे धीमे कहे ताकि यश उन्हें अच्छी तरह सुन सके। यश के चेहरे के भाव हल्के से बदले और वह तुरंत मैनेजर का मतलब समझ गया। ऐसा लग रहा था कि यश ने जो स्टोरेज रिंग्स और लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट्स बेचे थे, उनसे मैनेजर ने कुछ अंदाजा लगा लिया था, खासकर इसलिए क्योंकि उनमें से ज़्यादातर चीज़ें स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के डिसाइपल्स को मारकर हासिल की गई थीं। ये सबसे अच्छा रहेगा। जैसे ही यश ऑक्शन हाउस से बाहर निकला, कामिनी देवी एक बग्घी में बैठी थीं। उन्होंने पर्दा हटाया और उत्सुकता भरी नज़रों से यश को देखने लगीं। कामिनी देवी के लिए ये सोचना भी मुश्किल हो रहा था कि 18-19 साल के इस लड़के ने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे कर लिया। शाही खानदान के बड़े बड़े रईस भी शायद यश की तरह इतनी आसानी से इतना खर्च नहीं कर पाते। ये दासी यंग हीरो जतिन को ये शानदार तलवार हासिल करने पर बधाई देती है। इस प्रोफाउंड सन स्वॉर्ड के साथ आप यकीनन आसमान छूने वाले बाग बन जाएंगे। बग्घी के अंदर से कामिनी देवी ने मुस्कुराते हुए बधाई दी। एक मार्शल आर्टिस्ट आसमान से, इंसानों से और वक्त से लड़ता है। इस स्वॉर्ड के साथ मेरा मार्शल आर्ट का सफ़र सच में थोड़ा आसान हो जाएगा। कामिनी देवी का चेहरा हल्का सा जम गया। यश का जवाब उनके लिए बहुत चौंकाने वाला था। अक्सर लोग ऐसी बधाइयों पर बड़ी विनम्रता और शिष्टाचार से जवाब देते थे, लेकिन यश का जवाब बिल्कुल अलग और गहरा था। उन्हें यश में बाकी आम मार्शल आर्टिस्ट से कुछ बहुत ही अलग और ख़ास नज़र आने लगा था। यद्यपि आपने स्वॉर्ड हासिल कर ली है, फिर भी एक बात है जो मुझे आपको याद दिलानी चाहिए। आपको उस बूढ़े इंसान भैरवनाथ से बहुत सावधान रहना होगा जिसने आपके खिलाफ बोली लगाई थी। हम पहले ही मिल चुके हैं। क्या इस भैरवनाथ में कुछ खास है? भैरवनाथ एक बहुत ही बदले की भावना वाला इंसान है जिसके मारने के तरीके बेहद क्रूर हैं और वह एक लोमड़ी जितना चालाक है। यंग हीरो जतिन, चूंकि आपने उसकी मनचाही चीज़ छीन ली है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा, कामिनी देवी ने कहा। यश ने बहुत ही गंभीरता से अपना सिर हिलाया। असल में जब वे ऑक्शन हाउस में मिले थे तभी यश ने उसे भांप लिया था। अगर कामिनी देवी उसे चेतावनी न भी देती तब भी यश बहुत चौकन्ना रहता। हाँ, यंग हीरो जतिन को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम थरी ओरिजिन सिटी और इसके 300 मील के दायरे में भैरवनाथ कभी हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर आप यहाँ कुछ और दिन रुक जाएं तो भैरवनाथ ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं टिक पाएगा और खतरा अपने आप टल जाएगा, कामिनी देवी ने समझाया। अब यश थोड़ा उलझन में पड़ गया। ऐसा क्यों? इसका संबंध भैरवनाथ की असल पहचान से है। वह भैरवनाथ स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का निकाला हुआ एक डिसाइपल है। निकाला हुआ डिसाइपल? बड़े सेक्ट्स में तो यह आम बात है, लेकिन क्या यह आम बात है कि उसने स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट की 10 महिला डिसाइपल्स का रेप करके उनका कत्ल कर दिया हो? ये सुनते ही यश सन्न रह गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन महिला डिसाइपल्स में से एक खुद स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के मास्टर की भतीजी थी। इस बार यश सच में अंदर तक हिल गया। उस भैरवनाथ की हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। इसी वजह से स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट ने न सिर्फ उसे मारने के लिए अपने एक्सपर्ट्स भेजे, बल्कि उस पर एक बहुत बड़ा गुप्त इनाम भी रखा। लेकिन दशकों बीत गए और उल्टे भैरवनाथ के हाथों सेक्ट के ही और ज़्यादा डिसाइपल्स मारे गए। यहाँ तक कि एक सेक्ट एल्डर को भी उसने बुरी तरह घायल कर दिया था। लेकिन भैरवनाथ अभी भी जिंदा है और उसकी कल्टीवेशन लगातार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से उसे ब्लड फॉक्स स्वॉर्ड का खौफनाक नाम मिला है। कुछ साल पहले तक स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर में ब्लड फॉक्स स्वॉर्ड के नाम से ही बच्चे रात को रोना बंद कर देते थे, कामिनी देवी ने बताया। हालांकि वह ब्लड फॉक्स स्वॉर्ड भैरवनाथ चाहे कितना भी घमंडी क्यों न हो, वह स्वॉर्ड ओरिजिन एम्पायर की राजधानी इस थरी ओरिजिन सिटी में खुलेआम सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। हमला करना तो बहुत दूर की बात है।
और उसकी आदतों को देखते हुए वह शायद अब तक शहर से निकल भी चुका होगा। इसलिए अगर वह आपसे निपटना चाहता है तो ये शहर से बाहर 300 मील के दायरे के पार ही होगा। अगर आप 10-15 दिन यहाँ रुक गए तो वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चेतावनी के लिए धन्यवाद टावर मास्टर कामिनी। यश भैरवनाथ से मिल चुका था और उस पल भर में ही उसने जो कल्टीवेशन दिखाई थी वह सच में चौंकाने वाली थी। यश का अंदाजा था कि भैरवनाथ कम से कम स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेलम के 5वें लेवल पर था और हो सकता है कि वह इसके पीक पर भी हो। सबसे ज्यादा खौफनाक तो वह स्वॉर्ड ऑरा थी जिसे वह जब चाहे निकाल सकता था और जब चाहे वापस ले सकता था, कभी एकदम ठोस तो कभी बिल्कुल अदृश्य। गंभीरता से सोचने के बाद यश ने अपनी खुद की योजना बना ली। वह क्रिम्सन स्वॉर्ड्स को ज्यादा लंबे समय तक सहेज कर नहीं रख सकता था। स्पिरिट स्वॉर्ड बरियल माउंटेन से निकली उन तलवारों के अंदर मौजूद दाव ऑफ स्वॉर्ड वक्त के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाता और वे महज बेकार सफ़ेद तलवारों में बदल जाती। कामिनी देवी के खास आग्रह पर यश उनके माइरियाद स्टार टावर से जुड़े एक शानदार रेस्तरां में रुक गया। आधा महीना बीतने के बाद यश के निजी आंगन में एक हैरान कर देने वाला स्वॉर्ड मोमेंटम तलवार का दबाव किसी भयंकर लहर की तरह फैल गया। ये दबाव बहुत ही अदृश्य और रहस्यमयी था, कभी लगता कि वह वहाँ है और कभी लगता कि नहीं है। लेकिन अगर कोई भी इंसान इसके घेरे में कदम रखता तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता। जैसे ही वह स्वॉर्ड मोमेंटम फैला, यश के आंगन में भिन भिना रहे मच्छर तुरंत जमीन पर गिरकर मर गए। कोने में छुपे हुए कई बड़े चूहे उसी पल जम गए और जमीन पर बिना हिले डुले पड़े रहे। दीवार पर चिपकी छिपकली और यहाँ तक कि बाहर फूल की क्यारी में बैठा एक छोटा सांप भी अपनी जगह सुन्न रह गया। उनकी आंखों में एक अंतहीन खौफ छा गया। कमरे के अंदर बैठे यश के चेहरे पर अचानक एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। मुझे नहीं पता था कि इस स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी का ऐसा भी फायदा होगा। मैंने दरवाजे के पास वाले उस छोटे सांप को तो पहले कभी देखा ही नहीं था। एक बार जब यश स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी के इस रेल में दाखिल हुआ तो उसके 100 मीटर के दायरे में मौजूद हर एक चीज़ उसे बिल्कुल साफ नजर आने लगी, यहाँ तक कि जमीन के नीचे रेंगते हुए कीड़े मकोड़े भी। यश उन सभी को साफ महसूस कर सकता था। इस अवस्था में आसपास की हर चीज़ यश की पकड़ और एहसास के पूरी तरह अंदर थी। लड़ाई के दौरान इसका असर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अफसोस की बात यह थी कि शायद मेरिडियन फोर्जिंग डिवाइन एबिलिटी पूरी तरह से पूर्ण नहीं थी, इसलिए यश जब चाहे इस स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी रेल में दाखिल नहीं हो सकता था। पिछले 2 हफ्तों में यश ने दिन रात एक करके उन 8 क्रिम्सन स्वॉर्ड्स के अंदर मौजूद दाव ऑफ स्वॉर्ड को समझने की पूरी कोशिश की थी, और उन स्वॉर्ड्स में छिपे उस ज्ञान ने यश को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। उसकी वजह से यश ने अपनी मेरिडियन फोर्जिंग डिवाइन एबिलिटी स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी को 60% से 65% तक पूरा कर लिया था। भले ही यह सिर्फ 5% की बढ़ोतरी थी, लेकिन इसका असर बहुत ही भयानक था। उसकी स्वॉर्ड ऑरा, स्वॉर्ड मोमेंटम और तलवार की चालों पर उसकी पकड़, सब कुछ पहले से कहीं ज़्यादा धारदार हो चुका था। हालांकि ये सिर्फ सामान्य बदलाव थे और ज़्यादा साफ तौर पर दिखाई नहीं देते थे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था कि यश अब ज़्यादा आसानी से स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी रेल में जा सकता था। जब उसकी फर्स्ट स्वॉर्ड मेरिडियन का फोर्जिंग 50% से कम था, तो चाहे वह इसे कितनी भी बार इस्तेमाल कर ले, वह उस स्वॉर्ड हॉट क्लैरिटी रेल में दाखिल नहीं हो पाता था जिसने समर्थ को बुरी तरह डरा दिया था। जब फर्स्ट स्वॉर्ड मेरिडियन 50% पूरी हो गई, तब 10 बार कोशिश करने पर यश औसतन 2 बार उस रेल में जा सकता था। अब जबकि यह 65% पूरी हो चुकी थी, तो 10 कोशिशों में से उसके पास 3 बार उस रेल में जाने का मौका था। 30% का मौका कभी कभी किस्मत आजमाने के लिए बहुत बड़ा होता है। आधा महीना बीत चुका है, अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है। वह ब्लड फॉक्स स्वॉर्ड भैरवनाथ या तो बेताब हो चुका होगा या यहाँ से जा चुका होगा। अगर मैं सावधानी से सफ़र करूं तो मैं उससे बचकर निकल सकता हूं। जब यश ने जाने का फैसला किया तो जाहिर है कि उसे माइरियाद स्टार टावर की मास्टर कामिनी देवी को बताना ही था, वरना ये बहुत बड़ी बदतमीजी होती। टावर मास्टर कामिनी, इन बीते दिनों में मेरी इतनी अच्छी देखभाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मुझे अपने सफ़र पर आगे निकलना होगा। अगर यंग हीरो जतिन जाना चाहते हैं तो ये दासी उन्हें नहीं रोकेगी। हालांकि मेरे पास एक छोटा सा तोहफा है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, कामिनी देवी ने कहा। यह आदतन यश मना करना चाहता था। वह पहले ही कामिनी देवी के कई एहसानों तले दब चुका था और एक वक्त ऐसा आता जब उसे मजबूरी में माइरियाद स्टार टावर से जुड़ना ही पड़ता। लेकिन कामिनी देवी ने शायद यश के मन की बात पढ़ ली थी। यंग हीरो जतिन को घबराने की जरूरत नहीं है। यह कोई असली तोहफा नहीं है, बस एक छोटी सी जानकारी है। यंग हीरो जतिन, क्या आप उस स्पिरिट नर्चरिंग पिल की तलाश में नहीं थे जो स्पिरिट गाइडिंग रेल के मार्शल आर्टिस्ट्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर को मजबूत करने में मदद करती है? माइरियाद स्टार टावर में ये खबर आई है कि इल्यूसरी गॉड एम्पायर के पिल किंग अग्नि ने उस पिल को बनाने के लिए जरूरी सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा कर ली हैं और जल्द ही वे इसे बनाने के लिए अपनी भट्टी शुरू करने वाले हैं। आमतौर पर स्पिरिट नर्चरिंग पिल्स के एक बैच में 6 या 7 पिल्स बनती हैं।
और उनमें से ज़्यादातर तो भट्टी शुरू होने से पहले ही बुक हो जाती हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 या 2 स्पिरिट नर्चरिंग पिल्स की खुलेआम नीलामी की जाएगी, जो शायद 2 या 3 महीने बाद हो। जब कामिनी देवी ने यह बताया तो यश के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। वह एक बार फिर उनका एहसानमंद हो गया था, और यह कोई छोटा एहसान नहीं था। भले ही यश ने पहले से ही इल्यूसरी गॉड एम्पायर जाने का मन बना रखा था, लेकिन उसके पास पक्की खबर नहीं थी। अब जब कामिनी देवी ने उसे यह पक्की खबर दे दी थी तो यह किसी छोटे तोहफे से कहीं बढ़कर था। यह एक बहुत बड़ा उपकार था। धन्यवाद। यश ने ये धन्यवाद शब्द थोड़ी सी झिझक के साथ कहा। यश को लगा कि अगर कामिनी देवी इस वक्त उससे अपने टावर में जुड़ने को कहती तो शायद अपनी मोटी चमड़ी के बावजूद वह मना नहीं कर पाता। यश हमेशा भलाई का बदला भलाई से और बुराई का बदला बुराई से देता था, लेकिन कामिनी देवी ने इस वक्त उसे टावर में शामिल होने के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। तो फिर मैं यंग हीरो जतिन के मंगलमय सफ़र की कामना करती हूँ। अभी अंधेरा हो चुका है, जो शहर से निकलने के लिए बिल्कुल सही वक्त है। फिर मिलेंगे। यश कुछ और धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। धन्यवाद के शब्द खोखले होते हैं। जब भी मौका मिलेगा यश कामिनी देवी का यह एहसान जरूर चुकाएगा। फिर मिलेंगे। अंधेरी रात में यश ने अपने कदम शहर के बाहर की ओर बढ़ा दिए। यश के जाते ही रेस्तरां के बाहर मेहमानों का स्वागत कर रहा एक अटेंडेंट तुरंत दौड़कर पिछले हॉल में गया। टावर मास्टर, आपने बिना किसी बात के इस लड़के पर इतना बड़ा एहसान क्यों कर दिया? ये जानकारी अकेले ही टावर के अंदर 1000 स्टार पॉइंट्स के बराबर की है। यश को जाते हुए देखकर कामिनी देवी के पीछे चलने वाले एक काबिल अधेड़ मार्शल आर्टिस्ट ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा। और टावर मास्टर, अगर आपने उसे अभी शामिल होने का न्योता दिया होता तो आपके इस माथत को यकीन है कि 80 से 90% संभावना थी कि यह लड़का मना नहीं कर पाता। सोलंकी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैंने उसे अभी न्योता दिया होता तो ये जतिन यश सच में मना नहीं कर पाता। लेकिन ऐसे जीनियस को टावर में लाने के लिए हमें चाहिए कि वह पूरे दिल से हमारे साथ जुड़े, न कि किसी एहसान के दबाव में आकर। तो फिर आप इस तरह के बड़े बड़े एहसान क्यों बांट रही हैं, टावर मास्टर? हर इंसान के लिए अलग तरीके की ज़रूरत होती है। जतिन यश जैसे इंसान को अपनी मर्जी से माइरियाड स्टार टावर में लाने का यही एक तरीका है। सोलंकी नाम का वह अधेड़ मार्शल आर्टिस्ट उलझन में अपना सिर खुजलाने लगा। आपका यह माथत कुछ समझा नहीं। अच्छा है कि तुम नहीं समझे। अगर तुम समझ जाते तो तुम माइरियाड स्टार टावर के मास्टर होते। ये सुनकर सोलंकी हैरान रह गया। वह कामिनी देवी को जाते हुए देखता रहा और फिर तेजी से उनके पीछे पीछे चल दिया। क्या उसकी पड़ताल का कोई नतीजा निकला? वान किंगडम से जो खबर आई है उसके मुताबिक गोल्डन रेनबो सेक्ट में जतिन यश नाम का एक इंसान सच में था, लेकिन वह पिछले कई सालों से गायब है। यह कामिनी देवी की खूबसूरत भौहें कसकर सिकुड़ गईं। रात के सन्नाटे में यश थरी ओरिजिन सिटी के गेट से बाहर निकला। जब मार्शल आर्टिस्ट ताकतवर हो जाते हैं तो आम शहर के गेट और रात का कर्फ्यू उन पर कोई असर नहीं डालते। इसलिए कई शहर मार्शल आर्टिस्ट्स को रात में सफ़र करने से नहीं रोकते। शहर के गेट से बाहर निकलते हुए यश चांद की रोशनी में पेड़ों की परछाइयों के बीच बड़े आराम से चल रहा था। शहर के इतने करीब यश क्लाउड विंग टाइगर पर बैठकर उड़ने की गलती नहीं कर सकता था। भले ही टाइगर ने अपना रंग बदल लिया था, लेकिन फिर भी वह बहुत आसानी से पहचाना जा सकता था। अगर इससे थरी ओरिजिन सिटी में तैनात स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर का ध्यान खींच गया तो यश बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। ऊपर से इतनी रात में आसमान में तेजी से उड़ना उसे एक चलता फिरता निशाना बना देता, इसलिए यश ने पैदल चलना ही बेहतर समझा। थरी ओरिजिन सिटी के बाहर मेपल के पेड़ों का एक घना जंगल था। रात में जब हवा से पेड़ों की परछायां हिलतीं तो यश को अचानक वहां सैर करने का मन हो आया। वह उस खूबसूरत जंगल का नज़ारा लेते हुए आगे बढ़ रहा था। निचले आसमान में खास काले कपड़े पहने हुए कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स दूर से यश को जंगल में दाखिल होते देख रहे थे और वे एक पल के लिए सन रह गए। प्लान बदल गया है। हवा में घात लगाकर हमला करना रद्द करो। आगे चलकर मेपल के जंगल में छिप जाओ। एक भारी आवाज़ गूंजी और आसमान में उड़ रहे वो काले कपड़े वाले मार्शल आर्टिस्ट्स तुरंत आगे मेपल के जंगल में गायब हो गए। शहर से लगभग 100 मील दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर महंगे कपड़े पहने वो युवक चंदन अपने मास्टर खौफनाक ब्लड फॉक्स स्वॉर्ड भैरवनाथ के साथ खुले में शराब पी रहा था। मास्टर, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। आपके इस शिष्य ने जिन लोगों को घात लगाने भेजा है वो ग्रेट रिवर गैंग के बड़े अनुभवी लोग हैं। वो छिपकर हमला करने और कत्ल करने में माहिर हैं। उन सभी की कल्टीवेशन स्पिरिट गाइडिंग रेल में है। हमले की तो छोड़िए, अगर वो सीधे आमने सामने भी आ जाएं तो भी वो उसे आसानी से मार गिराएंगे। चंदन ने अपना जाम उठाया और मास्टर के नाम कर दिया। रात की ठंडी हवा से चंदन की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसे अपने मास्टर की बस यही एक बात बुरी लगती थी, वह कभी भी थरी ओरिजिन सिटी में रात नहीं रुकता था और 300 मील के दायरे में तो कभी पैर भी नहीं रखता था।
आज भी सिर्फ प्रोफाउंड सन स्वॉर्ड की वजह से उसने अपना नियम तोड़ा था और शहर के 300 मील के दायरे में दाखिल हुआ था। जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती तभी वह शहर में कुछ घंटों के लिए रुकता और फिर निकल जाता, जिसकी वजह से चंदन को भी इस ठंडी हवा का सामना करना पड़ रहा था। आमने सामने की टक्कर। भैरवनाथ ने अपने जाम की शराब खत्म की और धीरे से सिर हिलाया। अगर किसी के पास एक मीडियम ग्रेड प्रेशियस स्वॉर्ड हो तो उसके लिए उसी रैंक के 2-3 मार्शल आर्टिस्ट से निपटना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए तो छिपकर वार करना जरूरी है। क्या आपके इस शिष्य ने ये सब आपसे नहीं सीखा, ओल्ड मैन? इसलिए मैंने उन्हें घात लगाकर मारने को कहा है। मास्टर, बस खुशखबरी का इंतजार कीजिए, चंदन ने पूरे विश्वास के साथ कहा। मेपल के जंगल के अंदर यश बिना किसी जल्दबाजी के आगे बढ़ रहा था। पेड़ों की परछाइयां झूम रही थीं और मेंढकों की टर टर के साथ कीड़ों की आवाजें मिलकर एक गजब का संगीत बना रही थीं। यश के कानों में ये किसी जादुई धुन की तरह लग रहा था, खासकर इसलिए क्योंकि वह इन छोटे जानवरों की भाषा समझ सकता था। ये शांत जंगल उसे एक अलग ही दुनिया सा लग रहा था। जंगल में एक बहुत ही साधारण से मेढक की आवाज गूंजी। यश के कान एकदम खड़े हो गए, उसके कदम एक पल के लिए रुके और फिर पानी की तरह बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने लगे। जंगल में कुछ लोग घात लगाए बैठे थे और वे 15 मिनट से वहीं थे। जंगल में गूंज रही इन छोटे जानवरों की आवाज़ों ने यश को ये बात बता दी थी। इन जानवरों की आवाज़ों में जानकारी बहुत बिखरी हुई थी, लेकिन यश, जो अब इसमें माहिर हो चुका था, उसने तुरंत जरूरी जानकारी को छांट लिया था। हर जानवर की आवाज़ यश तक पल पल की खबर पहुंचा रही थी। यहाँ तक कि उसने दुश्मनों की दिशा का भी पता लगा लिया था। क्या इत्तेफाक है? क्या ये मेरे लिए है? यश की आंखों में अचानक एक खौफनाक ठंडक उतर आई। 15 मिनट पहले आसमान से यहाँ छिपने का मतलब था कि उन्होंने पहले हवा में घात लगाने की योजना बनाई होगी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह हवा में नहीं उड़ रहा है तो उन्होंने जमीन पर छिपकर हमला करने का फैसला किया। अगर मुझ पर हवा में हमला होता तो सच में तुम मुझे चौंका सकते थे, लेकिन अब जब तुम जंगल में छिपे हो तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। जैसे ही यश एक बड़े मेपल के पेड़ की परछाई से गुजरा, उसका कंधा हल्का सा हिला और उसकी परछाई 2 हिस्सों में बंट गई। एक परछाई बड़ी फुर्ती से उस बड़े पेड़ के पीछे छिप गई। यश का असली शरीर उस पेड़ के एक तरफ छिप गया, लेकिन दूसरा यश उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। ये स्पिरिचुअल लाइट मैनिफेस्टेशन सीक्रेट आर्ट से बनी एक नकली परछाई थी। दिन के उजाले में शायद कोई इसे पहचान लेता, लेकिन अब रात का घना अंधेरा था। 400 मीटर दूर उस बड़े पेड़ पर पहला दुश्मन छिपा है। यश के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। उसके कदम नहीं रुके। नित्या चौहान से सीखी गई ब्रेथ कंसीलिंग आर्ट और सेक्ट की ब्रेथ कंसीलिंग आर्ट पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी थी। उसका शरीर जमीन से हल्का सा ऊपर उठ गया और वह रात के अंधेरे में किसी भूत की तरह आगे खिसकने लगा। 400 मीटर दूर काले कपड़ों में लिपटा एक अधेड़ मार्शल आर्टिस्ट अपनी आंखों के कोनों से अपने शिकार को करीब आते देख रहा था। उसका हाथ पहले से ही अपनी तलवार की मूठ पर था, उसकी नज़रें सामने के पत्तों पर टिकी थीं। वह सिर्फ तिरछी नज़रों से ही देख रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सीधे देखने से उसका शिकार चौकन्ना न हो जाए। 200 मीटर बस आने ही वाला है। बिना कोई आवाज़ किए एक साया उस अधेड़ मार्शल आर्टिस्ट के ठीक पीछे प्रकट हुआ। एक ठंडी रोशनी कौंधी और एक लंबी तलवार ने अचानक उसके सिर के पिछले हिस्से को चीर दिया। तलवार उसके माथे से आर पार निकल गई और बिना कोई आवाज़ किए उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही उसका शरीर नीचे गिरने लगा, 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया और उसे उसी पेड़ से टिका दिया। पलक झपकते ही यश की मौजूदगी वहां से 100 मीटर पीछे खिसक गई। अजीब बात है, फोर्थ ब्रदर ने अभी तक हमला क्यों नहीं किया? 100 मीटर दूर एक और बड़े पेड़ पर छिपे दूसरे काले कपड़े वाले मार्शल आर्टिस्ट ने देखा कि उसका शिकार फोर्थ ब्रदर की जगह से बड़ी आसानी से गुजर गया। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। अचानक उस मार्शल आर्टिस्ट की नाक फड़की, खून की महक, कुछ गड़बड़ है। जैसे ही यह ख्याल उसके दिमाग में आया, मेपल के पत्तों के रंग जैसी ही एक लंबी तलवार ने अचानक उसके सिर के पिछले हिस्से को चीर दिया। छपाक, पत्तों की सरसराहट में वह हल्की सी आवाज़ पूरी तरह दब गई। पफ, ठीक उसी वक्त यश ने जो नकली परछाई बनाई थी वह अचानक किसी बुलबुले की तरह फूट गई। बाकी 2 पेड़ों पर छिपे काले कपड़े वाले मार्शल आर्टिस्ट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे एक दूसरे को देखने लगे, कुछ इशारा करना चाहते थे। लगभग उसी पल बाईं तरफ वाले पेड़ पर छिपे मार्शल आर्टिस्ट की आंखों में एक भयानक खौफ छा गया, क्योंकि उसने देखा कि उनके बॉस के पीछे अचानक एक काला साया उभर आया है। बॉस, पीछे देखिए, बाईं तरफ वाले मार्शल आर्टिस्ट ने जोर से चीखते हुए कहा। उस उल्लू जैसी भयानक चीख ने जंगल के अनगिनत परिंदों को डराकर उड़ा दिया। छपाक, वह हल्की लाल रंग की तलवार एक बार फिर दिमाग को चीरती हुई आर पार हो गई। काले कपड़े वाला बॉस, जिसकी आंखों में अभी खौफ उभर ही रहा था, पेड़ से लकड़ी के किसी लट्ठे की तरह नीचे गिर पड़ा। बॉस, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाईं तरफ वाले थर्ड ब्रदर ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपने हाथों में पकड़ी हथियार को उठाया।
उसका शरीर एक खौफनाक रोशनी से जगमगा उठा। पीक लेट स्टेज स्पिरिट गाइडिंग रेल्म की उसकी पूरी ताकत उस हथियार में समा गई थी, जिससे 15 फीट लंबी एक भयानक सेबर ऑरा निकली जो सीधे यश पर टूट पड़ी। यश, जो अभी अभी तीसरे हमलावर को निपटा चुका था, वहां अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। वह न तो पीछे हटा और न ही उसने बचने की कोशिश की, बल्कि उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई। हाँ, एक खौफनाक मुस्कान। यश के चेहरे पर वह मुस्कान देखकर उस गुस्से से पागल हो रहे थर्ड ब्रदर के दिल में अचानक एक भयानक डर पैदा हो गया। जैसे ही सेबर की वह रोशनी नीचे आई, यश के दाएं हाथ में मौजूद प्रोफाउंड सन स्वॉर्ड ने एक हल्की लाल रंग की रोशनी का रूप ले लिया और उसी रफ्तार से आगे बढ़कर सीधा वार कर दिया। जैसे ही उस स्वॉर्ड की नोक से ताकत बाहर निकली, वह उसी पल 40% तक बढ़ गई। वूश, 30 फीट लंबी, वह हल्की लाल स्वॉर्ड ऑरा किसी टूटते तारे की तरह चमकी। उसने न सिर्फ थर्ड ब्रदर की भयानक ऑरा को बीच से चीर दिया, बल्कि उसके शरीर के बॉडी प्रोटेक्टिंग स्पिरिचुअल ऑरा को कागज की तरह फाड़ दिया। छपाक, वह थर्ड ब्रदर प्रोफाउंड सन स्वॉर्ड के वार से बीच से 2 हिस्सों में कट गया और तुरंत मारा गया। एक मीडियम ग्रेड प्रेशियस स्वॉर्ड सच में कमाल की होती है। यश, जिसने अपनी ही रैंक के 4 मार्शल आर्टिस्ट्स को बिना किसी परेशानी के मार गिराया था, अपनी खून से बेदाग प्रोफाउंड सन स्वॉर्ड को देखते हुए तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाया। ऐसा लगता है कि आगे कोई लड़ाई हो रही है। भैरवनाथ, जिसकी नज़रें लगातार आगे की तरफ ही टिकी हुई थीं, उसकी आंखें किसी जहरीली बिजली की तरह तेज थीं। जैसे ही थर्ड ब्रदर के शरीर से वह रोशनी निकली, उसने उसे तुरंत पकड़ लिया। ऐसा ही लगता है, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। मास्टर, बस खुशखबरी का इंतजार कीजिए। चंदन ने पीछे मुड़कर देखते हुए बड़े घमंड से कहा। मास्टर, कृपया ये जाम पी लीजिए। आज की रात के बाद, जब तक कि स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के कई एल्डर्स एक साथ न निकलें या सेक्ट मास्टर खुद आप पर हमला न करें, तब तक आप इस दुनिया में बेखौफ घूम सकेंगे। चंदन ने उन्हें बधाई दी। बेखौफ घूमना तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन कम से कम मुझे अभी की तरह छिप छिप कर नहीं रहना पड़ेगा कि मैं थरी ओरिजिन सिटी में रात गुजारने से भी डरूं। भैरवनाथ का चेहरा सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में एक बेताबी साफ झलक रही थी। इतने साल बीत चुके थे, लेकिन स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट ने उसे ढूंढना बंद नहीं किया था। हर दिन वह किसी खींची हुई डोर की तरह रहता था और कभी भी एक जगह पर 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिकता था। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट का कोई सोल सी रेल मेल्डर उसे दौड़ा दौड़ा कर उसकी हालत खराब कर सकता था। यही वजह थी कि ताकत के लिए उसकी भूख पागलपन की हद तक पहुंच चुकी थी। लेकिन पुरानी चोटों की वजह से उसके लिए सोल सी रेल में ब्रेक थ्रू करना बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि एक मीडियम ग्रेड प्रेशियस स्वॉर्ड का मिलना उसकी ताकत को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता था, इतना कि वह कम से कम एक सोल सी रेल मेल्डर का मुकाबला तो कर ही सके। लेकिन मीडियम ग्रेड प्रेशियस स्वॉर्ड बहुत ही दुर्लभ थीं। वे कभी कभार ऑक्शन में दिखाई देती थीं, लेकिन वह उनके लिए बोली नहीं लगा पाता था। स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर्स, जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, वे ऐसी स्वॉर्ड्स आसानी से खरीद सकते थे। ऊपर से, जिन जगहों पर स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट के एल्डर्स ज़्यादा होते थे, वहां वह खुलकर सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। इस बार ये दरार वाली प्रोफाउंड सन स्वॉर्ड उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यश बीच में आकर उसे छीन लेगा। उसे गुस्सा क्यों ना आता। सिर्फ इसी के लिए उसने अपना वह पुराना नियम तोड़ा था कि वह कभी थरी ओरिजिन सिटी के 300 मील के दायरे में नहीं आता, ताकि वह इस स्वॉर्ड को हासिल कर सके। नहीं, वहाँ कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है। जैसे ही शराब का जाम खत्म हुआ, जंगल की तरफ देख रहे भैरवनाथ की आंखों में अचानक बदलाव आ गया। चंदन, तुमने घात लगाने के लिए कितने लोगों को भेजा था? मास्टर, मैंने 4 लोगों को भेजा था, 2 पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के और 2 लेट स्टेज स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के, जो छिपकर हमला करने में पूरी तरह माहिर हैं। अब चंदन को भी लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। अगर उनका काम हो गया होता, तो हमारी बात के मुताबिक उन्हें तुरंत टेलिस्मैन से एक संदेश भेज देना चाहिए था। अगर उन्होंने अभी तक काम खत्म नहीं किया है, तो वहां से हल्की हल्की रोशनी जरूर दिखाई देनी चाहिए थी। कुछ तो गड़बड़ हुई है, मैं जाकर देखता हूँ। तुम यहीं रुको और ऊपर नीचे दोनों तरफ नज़र रखो। अगर कुछ भी अजीब लगे तो मुझे तुरंत खबर करना। अगले ही पल भैरवनाथ का शरीर बिजली की तरह चमका और वह दूर मेपल के जंगल की तरफ किसी रॉकेट की तरह उड़ चला। जैसे ही चंदन पीछे मुड़ा, भैरवनाथ रात के अंधेरे आसमान में गायब हो चुका था। मास्टर की रफ्तार सच में गजब की है, लेकिन अगर मास्टर के पास ये रफ्तार न होती, तो वो इतने सालों तक स्वॉर्ड ओरिजिन सेक्ट से बचकर कैसे रह पाते। चंदन अपनी जगह से उठा और आह भरते हुए आसमान और जमीन को बाज की तरह घूरने लगा, ताकि कोई भी हल्की सी रोशनी उसकी नज़र से न बच सके। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट तेजी से आगे बढ़ता है, तो उसे अपनी स्पिरिचुअल ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ज़्यादातर मौक़ों पर, जैसे ही वह ताकत बाहर आती है, उसके शरीर के चारों ओर हल्की या तेज रोशनी चमकने लगती है। दिन के वक्त ये रोशनी कोई मायने नहीं रखती, लेकिन रात के अंधेरे में ये बहुत दूर से ही साफ नज़र आ जाती है।
आधे घंटे बाद मेपल के जंगल में भैरवनाथ 300 मीटर के दायरे में पड़ी उन 4 लाशों को देखकर सन रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, तिकोनी आंखें जोर से फड़क रही थीं और उसका दिमाग सन था। क्या खौफनाक तरीका था कत्ल करने का। 300 मीटर के अंदर पीक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के 3 ऐसे मार्शल आर्टिस्ट्स को मार गिराना जो खुद छिपकर वार करने में माहिर थे, और वो भी बिना किसी आहट के। ये हुनर तो शायद मेरे पास भी नहीं है। घावों पर प्रोफाउंड सन ऑरा के बहुत ही हल्के निशान हैं। इन सबको तलवार के एक ही झटके में मौत के घाट उतारा गया है। इसमें उस स्वॉर्ड का भी बहुत बड़ा हाथ है। सच में एक मीडियम ग्रेड प्रेशियस स्वॉर्ड। ये प्रोफाउंड सन स्वॉर्ड हर हाल में मेरी होनी चाहिए। अभी सिर्फ आधा घंटा ही बीता है और आसमान में कोई उड़ती हुई रोशनी नहीं दिखी। ये छोकरा यकीनन ज़्यादा दूर नहीं भाग पाया होगा। हो सकता है वह यहीं कहीं आसपास ही छिपा हो। गुस्से से पागल होते हुए भैरवनाथ अचानक आसमान में उड़ गया। उसकी तिकोनी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं और वह जमीन पर चील की तरह नजरें गड़ाए हुए था ताकि एक भी हल्की सी रोशनी उसकी नज़र से बच न सके। जब भैरवनाथ आसमान से उसे ढूंढ रहा था तब यश मेपल के जंगल के किनारे पर खड़ा था और अपनी आंखें सिकुड़कर आसमान में उड़ती उस रोशनी को देख रहा था। थर्ड ब्रदर को एक ही झटके में मारने के बाद यश वहां रुका नहीं था, बल्कि पागलों की तरह जंगल की गहराई में भाग निकला था। कुछ ही पलों में उसे दूर से आती एक रोशनी नजर आ गई थी। कड़ियों को जोड़ते हुए यश ने तुरंत भांप लिया था कि यह तेजी से करीब आती रोशनी कोई और नहीं बल्कि वही भैरवनाथ है जो उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। कुछ देर हालात का जायजा लेने के बाद यश को समझ आ गया था कि अब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता था वापस थरी ओरिजिन सिटी भाग जाना और कुछ समय के लिए इस मुसीबत से बच जाना। यश की काबिलियत को देखते हुए इस बात की पूरी उम्मीद थी कि वह बिना किसी को भनक लगे वापस शहर में घुस सकता था। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वह पूरी तरह से फंस जाएगा। चूंकि दुश्मन को पता था कि वह आज रात शहर से निकला है, इसलिए शहर वापस जाने पर वह यकीनन उनकी नज़रों में आ जाएगा। ऊपर से थरी ओरिजिन सिटी यश के लिए भी कोई महफूज जगह नहीं थी। अगर यश की असली पहचान सामने आ गई तो उसकी हालत भैरवनाथ से भी ज़्यादा खराब हो सकती थी। इसलिए यश के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, लड़ते हुए आगे बढ़ना। लेकिन मेरा शिकार करना इतना भी आसान नहीं होगा। आज रात मैं तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगा जिसे तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। बड़बड़ाते हुए यश का शरीर अचानक एक खौफनाक रोशनी से जगमगा उठा। उसका शरीर चमका और उसने निचले आसमान में छलांग लगा दी। फ्लोटिंग लाइट शैडो मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यश किसी बवंडर की तरह आगे बढ़ने लगा। हवा में आते ही यश ने एक नज़र आसमान में चमकती उस रोशनी पर डाली। जैसा उसने सोचा था, यश के शरीर से निकलती रोशनी अंधेरे में किसी बड़े सिग्नल की तरह काम कर रही थी। जैसे ही वह रोशनी प्रकट हुई, आसमान वाली वह रोशनी बिजली की तरह चमकी और सीधे यश की तरफ झपटी। हालांकि दोनों के बीच अब भी दर्जनों मील का फासला था। भैरवनाथ को यश तक पहुंचने में कुछ तो वक्त लगेगा ही। लेकिन अब जब यश ने खुद को सामने ला दिया था तो वह भैरवनाथ से बचकर भागने की उम्मीद छोड़ चुका था। कोई और रास्ता था ही नहीं। एक स्पिरिट गाइडिंग रेल्म और स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट के बीच यही सबसे बड़ा फर्क था। स्पिरिट गाइडिंग रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ जमीन से 200 मीटर तक ही उड़ सकते थे। इससे ऊपर जाने पर तेज हवाएं उनका संतुलन बिगाड़ देती थीं। लेकिन स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स के साथ ऐसा कोई मसला नहीं था। वे 1000 मीटर की ऊंचाई पर भी आसानी से उड़ सकते थे। इसलिए जैसे ही कोई स्पिरिट गाइडिंग रेल्म का इंसान किसी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म वाले के सामने आ जाए तो उसकी हालत बाज के सामने एक चूजे जैसी हो जाती है जिसके पास छिपने की कोई जगह नहीं होती। बिल्कुल वैसा ही आसमान से पागलों की तरह अपना पीछा करती उस रोशनी को देखकर यश के चेहरे पर एक ठंडी और खतरनाक मुस्कान छा गई। जब भैरवनाथ आसमान में पागलों की तरह यश का पीछा कर रहा था तब चंदन, जिसे भैरवनाथ ने निगरानी के लिए छोड़ा था, उसने भी यश को उड़ते हुए देख लिया था और वह उसके बहुत करीब था। बिना कुछ सोचे समझे चंदन का शरीर चमका और वह सीधे आसमान में उड़कर यश का रास्ता रोकने के लिए सामने आ गया, जिससे यश को अचानक रुकना पड़ा। अच्छा, तो तुम सच में जतिन हो। जब चंदन ने साफ देखा कि वह इंसान यश ही है तो उसके चेहरे पर राहत छा गई। अगर यश आज रात बच निकलता तो सिर्फ उसका मास्टर ही नहीं बल्कि वह खुद भी बहुत निराश होता। लेकिन जब चंदन ने देखा कि यश को खरोंच तक नहीं आई है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या ब्लैक स्नैक 4 ब्रदर्स ने हमला नहीं किया? क्या तुमने उन्हें मुझ पर घात लगाकर हमला करने के लिए भेजा था? यश ने पीछे मुड़कर देखा, जहां आसमान से वह रोशनी उसका पीछा कर रही थी और वह समय का हिसाब लगाने लगा। वह शख्स यकीनन भैरवनाथ होना चाहिए, है ना? यश ने पहचान लिया था कि यह अमीर युवक वही है जो ऑक्शन हाउस में भैरवनाथ के साथ था। क्या वो 4 नालायक ही वो ब्लैक स्नैक 4 ब्रदर्स हैं जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो? तुमने उनका क्या किया? चंदन का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। ब्लैक स्नैक 4 ब्रदर्स ग्रेट रिवर गैंग के एलीट एल्डर्स थे और गैंग के लिए बहुत मायने रखते थे।
अगर उन्हें कुछ भी हो गया, खासकर उसके कहने पर, तो क्या हो सकता है? जाहिर है वे मारे जा चुके हैं। निचले आसमान में यश हल्का सा मुड़ा, लगातार पीछे से आती उस रोशनी को देखते हुए वह पूरी सटीकता से दूरी का अंदाजा लगा रहा था। जैसे ही यश ने चंदन को देखा, उसके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक योजना बन गई थी। एक ऐसी योजना जो भैरवनाथ को जिंदगी भर का घाव दे सकती थी। एक स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रेलम के 5वें लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से सीधी टक्कर में यश की कल्टीवेशन के हिसाब से उसे घायल कर पाना लगभग नामुमकिन था, यहाँ तक कि उस स्वॉर्ड के साथ भी नामुमकिन। तुम्हारी कल्टीवेशन उन चारों भाइयों के बराबर है। तुम अकेले उन चारों को कैसे मार सकते हो? चंदन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अगर वो चारों मारे गए तो भले ही वह गैंग के लीडर का सगा बेटा था, लेकिन वह इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा। तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। यश का चेहरा और भी ज्यादा खौफनाक हो गया। आसमान से तेजी से अपने मास्टर भैरवनाथ की रोशनी को करीब आते देखकर चंदन का दिल थोड़ा शांत हुआ और उसे एक तरकीब सूझी। ग्रेट रिवर गैंग के लीडर का बेटा होने के नाते वह कोई बेवकूफ़ नहीं था। भले ही उसे अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था, लेकिन वह एक पीक स्पिरिट गाइडिंग रेलम के मार्शल आर्टिस्ट से पंगा नहीं लेना चाहता था, खासकर तब जब उसके हाथ में मीडियम ग्रेड प्रेशियस स्वॉर्ड हो। वह सिर्फ समय बिताना चाहता था ताकि जब उसका मास्टर भैरवनाथ वहां पहुंच जाए तो सब कुछ अपने आप हल हो जाए। तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि तुम भी बहुत जल्द उन चारों नालायकों से मिलने वाले हो। यश ने एक बार फिर पीछे मुड़कर आसमान से आती उस रोशनी को देखा और दूरी का अंदाजा लगाया। चंदन का शरीर हल्का सा हिला, वह रोशनी से जगमगा उठा और उसके चेहरे पर चौकन्नापन छा गया। सिर्फ तुम? क्या तुम जानते हो मेरे मास्टर कौन हैं? अगर मैं उनका नाम बता दूं तो तुम खौफ से वहीं मर जाओगे। देखो, वो लगभग आ ही चुके हैं। जैसे ही वो यहाँ पहुँचेंगे तुम्हारी मौत पक्की है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चुपचाप वह प्रोफाउंड सन स्वॉर्ड और वो 8 क्रिम्सन स्वॉर्ड्स उन्हें सौंप देता। हो सकता है मेरे मास्टर तुम्हारी जान बख्श दें। चंदन पूरी कोशिश कर रहा था कि वह उसे बातों में उलझाकर समय निकाल ले। ऐसा क्या? यश खौफनाक तरीके से मुस्कुराया, मानो वह किसी सबसे बड़े बेवकूफ़ को देख रहा हो। समय लगभग आ चुका है, अब वह शानदार तोहफा देने का वक्त आ गया है। इतना कहते ही यश ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी कमर सीधी की और उसके डिवाइन थॉट ने तुरंत फर्स्ट स्वॉर्ड मेरिडियन को जगा दिया। बज़! जैसे ही यश के शरीर के अंदर मौजूद फर्स्ट स्वॉर्ड मेरिडियन लगातार कांपने लगी, यश खुद किसी खींची हुई तलवार की तरह बन गया जो सीधे आसमान को चीरना चाहती थी। उसकी स्वॉर्ड की हुई उफान पर थी। उस भयानक स्वॉर्ड मोमेंटम को देखकर भैरवनाथ का चेहरा भी पीला पड़ गया जो तेजी से उनके करीब आ रहा था। लगभग उसी पल भैरवनाथ को लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और वह गुस्से से दहाड़ा, चंदन, संभल कर। रात के आसमान में उसकी वह दहाड़ किसी गूंजती हुई बिजली की तरह थी। और ठीक उसी पल यश का कंधा हल्का सा कांपा और उसका शरीर पलक झपकते ही 3 हिस्सों में बंट गया। 3 यश एक साथ बिजली की रफ्तार से चंदन की तरफ झपटे। 3 अचानक अपने सामने 3 यश को देखकर चंदन पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। PS आज रात कुछ काम आ गया है, इसलिए आज सिर्फ एक ही अपडेट। मैं आप भाइयों का एक चैप्टर कर्जदार हूं जिसे मैं कल पूरा कर दूंगा।